अब बायोटेक्नोलॉजी इस साल पहली दफ़ा पिछले 5 सालों में आपके एमडी कैट के सिलेबस में शामिल हुआ है और इसका जो पहला टॉपिक मैं आज आपसे बात करूंगा और वही टॉपिक असल में बात करने वाला है क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, उसकी मैं आपसे बात करता हूँ। और मैं आपसे बात करता हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, एक केस सिनेरियो हम लोग समझेंगे और जब वो केस सिनेरियो हम लोग समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जो इस्तेमाल होने जाएगी बाद में। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? वन या सिंगल, आप समझ लो। क्लोन बोलते हैं कॉपी को। एंटीबॉडी आपको पता है क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल जो एंटीजन के एक्सपोजर पे बनते हैं, बताया ना आप लोग, और राइट, हमने अपना इम्यूनिटी में पढ़ा था इसके बारे में। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो किसी एंटीजन के खिलाफ बनते हों और सारे के सारे एक ही तरह के हों, सारे के सारे एक ही तरह के हों। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, देयर इज अ डिजीज इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है? वाइट ब्लड सेल WBC एबनॉर्मल हो जाते हैं और जब WBC एबनॉर्मल हो जाते हैं तो क्या होता है? उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ WBC। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि हमने इस ल्यूकीमिया को ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करें? बताओ चलो। ल्यूकीमिया ट्रीट करना है, नॉर्मली ब्लड में वाइट ब्लड सेल कितने होते हैं? नॉर्मली ब्लड में वाइट ब्लड सेल होते हैं 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। यानी अगर मैं एक ऐसा क्यूब बनाऊं जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 1 मिलीमीटर की और उसमें ब्लड डालूं तो उसमें 4000 से 11000 मुझे वाइट ब्लड सेल मिलेंगे। ल्यूकीमिया में दैट नंबर कैन स्वेल अप टू 500,000। तो ल्यूकीमिया में ये नंबर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ब्लड सेल एबनॉर्मल हो गए, वाइट ब्लड सेल, और ल्यूकीमिया हो गया ब्लड कैंसर। आम जबान में ल्यूकीमिया को आप ब्लड कैंसर बोलते हो ना। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का लेक्चर और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये लेक्चर आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। एमडी कैट 2025 के सिलेबस में जो चेंजेस आई हैं वो आप जानते हैं। होम्योस्टेसिस के चैप्टर ऐड हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर ऐड हो चुका है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए उसके अंदर ऐड हो चुका है। इस तरीके से जीन का स्ट्रक्चर, जीन किस तरीके से अमीनो एसिड के सीक्वेंस को मिला के प्रोटीन बनाती है, ये टॉपिक उसमें ऐड हो चुके हैं जो कि क्रोमोसोम एंड डीएनए के टॉपिक हैं। फिर क्रोमोसोम की केमिस्ट्री कैसी होती है, ये टॉपिक उसमें ऐड हो चुके हैं। ये तमाम टॉपिक मकसद पे मेरा जो नया कोर्स है 2025 का एमडी कैट बायोलॉजी का, उसके अंदर अपलोड हो चुके हैं, मौजूद हैं। इसलिए अगर आपने अब तक वो परचेज नहीं किया है तो स्क्रीन पे प्रोमो कोड आपको नज़र आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मौजूद है। अभी जाएं और जाके उस कोर्स को परचेज करें और एमडी कैट को एस करें। अपना ख्याल रखें। ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट करनी है, कैसे करें? क्या करें? शाबाश, वाइट ब्लड सेल को मार दें। कैसे मारोगे? ये कह रहा है किसी वायरस के जरिए उनको मारेंगे। वाइट ब्लड सेल को कैसे मारोगे वायरस से? जरा हमें समझाओ। चलो, और कोई? शाबाश, वाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल हो गए, ब्लड के अंदर बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं, ब्लड कैंसर करवा दिया उन्होंने, ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट जाएगा। कैसे ट्रीट करें इसको? शाबाश 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 शाबाश। ये कह रहा है उनकी एंटीजन ऑल्टर हो जाएगी, तो फिर क्या करें उसका? ये कह रहा है हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल होते हैं जो एबनॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं थ्रू देयर ऑल्टर्ड MHC, और वो ऑल्टर्ड MHC से उनको पकड़ेंगे, उनको मारना शुरू कर देंगे। अगर मैक्रोफेजेस इनको मार पा रहे होते हैं तो ये इतने ज़्यादा कैसे हो जाते? तो मैक्रोफेजेस को मारने की एक लिमिट है। शुरू में कुछ सेल्स होते हैं तो उनको मार लेते हैं, इसीलिए तो कैंसर फैल जाता है ना बॉडी में, मैक्रोफेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। हाँ,
सोचने वाली बात है या नहीं? अब देखो सिलसिला ये है, सिलसिला ये है कि ये जो ल्यूकीमिया का सेल है, एक चीज नोटिस की गई है, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। एक चीज नोटिस की गई, क्या नोटिस किया गया? नोटिस किया गया कि ल्यूकीमिया की सेल चूंकि सेल ही होंगे ना, और हमें ये बात पता है कि कोई भी सेल हो उसके पास क्या होती हैं, पर्टिकुलर एंटीजन होती हैं, है ना। तो हमने देखा कि जो ल्यूकीमिया का सेल है, ल्यूकीमिया के सेल के पास एक पर्टिकुलर एंटीजन मौजूद है, और उस पर्टिकुलर एंटीजन को हम नाम देते हैं CD20 का। किसका नाम देते हैं? CD20 का। आपको ये एंटीजन का नाम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अब जरा बात समझना ध्यान से। क्या करेंगे हम? या तो किसी तरीके से ये CD20 एंटीजन निकाल लेंगे, या कोई ऐसा ब्लड का सेल निकाल लेंगे, एबनॉर्मल सेल, जिसके पास CD20 एंटीजन हो, क्योंकि ये CD20 एंटीजन ल्यूकीमिया के लिए स्पेसिफिक एंटीजन। अब हमने निकाला एक सेल, क्या निकाला? एक सेल जिसके पास क्या थी? CD20 एंटीजन, जो ल्यूकीमिया के लिए खास है। और उसको मैंने, उस सेल को मैंने, फर्ज करो ये एक सेल है हमारा, इस सेल के पास ये CD20 एंटीजन मौजूद है, इसका मतलब है ये तुम्हारा ल्यूकीमिया का सेल है। मैंने सेल को पकड़ा और इस सेल को उठा के अपनी लैब में ले गया, और लैब में ले आके मैंने इसको एक चूहे को इंजेक्ट कर दिया। किसको इंजेक्ट कर दिया? चूहे को। जैसे ही मैं ये इंजेक्ट करूंगा चूहे में, बताओ क्या होगा? ल्यूकीमिया हो जाएगा उसको। हाँ, जैसे ही मैं चूहे में इंजेक्ट करूंगा क्या होगा? बताओ शाबाश। चूहे के मैक्रोफेजेस सेल को पकड़ेंगे, क्योंकि चूहा भी क्या है भाई? मैमल है, उसके बाद भी क्या है? इम्यून सिस्टम है। चूहे के मैक्रोफेजेस को पकड़ेंगे, हेल्पर टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेंगे, और जैसे हेल्पर टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेंगे तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा, और वो सिग्नल किसको भेजेगा? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को और बी लिम्फोसाइट को। अब ये रैट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कौन एक्टिवेट हुआ? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम ने साइटोटॉक्सिक टी सेल को तो जो किया वो किया, हम इससे इंटरेस्ट नहीं है। चूहे ने अपने प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, और चूहे के प्लाज्मा सेल उसकी स्प्लीन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? उसकी स्प्लीन में। अब हमने क्या किया? हमने चूहे की स्प्लीन निकाल ली। हमने क्या निकाल ली? चूहे की। क्यों निकाली चूहे की स्प्लीन? क्योंकि उसमें उसके प्लाज्मा सेल है। तो स्प्लीन रिमूव्ड, स्प्लीन रिमूव्ड। बताओ किस लिए? टू एक्सट्रैक्ट प्लाज्मा सेल। और जल्दी से बता दो मुझे, ये प्लाज्मा सेल क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट? CD20 एंटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि हमने ये एंटीजन दिया है ना उसको। मगर यहां पे एक मसला है बहुत बड़ा, यहां पे बहुत बड़ा मसला है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि ये जो प्लाज्मा सेल हैं, दे आर वेरी स्लो डिवाइडिंग सेल्स। ये बहुत स्लो डिवाइड करते हैं, ये मुसीबत है। ये बहुत ज़्यादा स्लो डिवाइड करते हैं, और अगर हम इनके चक्कर में रहे कि ये हमें एंटीबॉडीज बना के देंगे, तो एक ना एक दिन बना के देंगे इंशाल्लाह। स्लो है ना बहुत। अब क्या करें? किसी तरीके से इनकी स्पीड बढ़ानी है। हाँ, क्या करेंगे? आर्टिफिशियल क्या करेंगे? कैसे बना लोगे आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज? शाबाश। क्या करें अब? और क्या करें मुस्तकबिल के साइंसदानों? कैसे कराओगी प्रोलिफरेशन इनकी? अब देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये मैं इधर लाइन लगा रहा हूँ। अब जो साइंटिस्ट है वो बड़ा सोचने लगे कि यार मतलब वो कैसे हल करें, क्योंकि एंटीबॉडीज बनवानी है, और ये एंटीबॉडीज तो बहुत स्लो बना रहा है। उन्होंने क्या कमाल किया? उन्होंने कमाल किया कि उन्होंने इस प्लाज्मा सेल को, किसको बेटा? प्लाज्मा सेल को फ्यूज करवा दिया ट्यूमर सेल के साथ। और ट्यूमर सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। ट्यूमर सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। जैसे ही इन्होंने ये काम किया, हमारे पास लैब में एक ज़बरदस्त सेल बन गया, जिस सेल को आप और मैं क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा।
हाइब्रिड मतलब जिसमें दो कैरेक्टर हों, जैसे तुमने हाइब्रिड कार नहीं देखी है। हाइब्रिड कार में क्या क्वालिटी होती है कि जब स्पीड स्लो होती है तो बैटरी पे चलती है, स्पीड तेज होती है तो पेट्रोल पे चलती है। दोनों फंक्शन उसमें एक साथ है। हाइब्रिड का मतलब जहाँ पे दो कैरेक्टर हो। तुमने जेनेटिक्स पढ़ी थी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि टॉल का हाइब्रिड बनाओ तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, जिसमें दो कैरेक्टर हो, जिसमें दो कैरेक्टर हो। अब ध्यान से बात समझना। और जिस लफ्ज के साथ ओमा लगा होता है इसका मतलब होता है ट्यूमर, यानी वो ट्यूमर सेल जिनके पास हाइब्रिड कैरेक्टर है, अपने कैरेक्टर भी हैं और प्लाज्मा सेल के कैरेक्टर भी हैं। अब बताओ क्या होगा? ये ट्यूमर सेल धड़ाधड़ डिवाइड होंगे, और जब धड़ाधड़ डिवाइड होंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस मैसिव नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। दे विल प्रोड्यूस मैसिव नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। जल्दी से बता दो मुझे तुम लोग, ये एंटीबॉडी सारी अलग अलग तरह की होंगी, एक जैसी होंगी? एक जैसी होंगी। क्यों? क्योंकि एक ही सेल के अगेंस्ट बन रही है। जब सारी एक जैसी होंगी तो उनको क्या बोलोगे? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब हम क्या करेंगे? इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को किसको लगाएंगे? उस इंसान को जिसको क्या हो गया था, ल्यूकीमिया। और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? CD20 एंटीजन के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगी, या तो उसको मारेंगी या उसको ब्लॉक करेंगी, जो भी करेंगी कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करेंगी। बेटा समझ में आया तुम्हें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं? और इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी एक जैसी होती। प्रोसेस समझ में आ गया? कोई सवाल? ह्यूमन में कैसे करोगे बताओ? रिस्की है ना बहुत ज़्यादा। ह्यूमन सेल के अंदर अगर मैं हाइब्रिडोमा डालूंगा और इस हाइब्रिडोमा ने कोई गड़बड़ शुरू कर दी तो ट्यूमर सेल है ना, उससे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये बड़े कमाल की चीज़ है। कमाल की चीज़ क्यों है? ये कमाल की चीज़ इसलिए है कि अब जब मैं इन एंटीबॉडीज़ को जाके इंजेक्ट करूंगा या उस पेशेंट को दूंगा, जैसे एक ड्रग होती है, उस ड्रग का नाम है रिज्यूमिटैब। एक ड्रग होती है और ये रिज्यूमिटैब स्पेसिफिक अगेंस्ट ल्यूकीमिया। क्यों? क्योंकि रिज्यूमिटैब के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं अगेंस्ट CD20 एंटीजन। इसलिए जब ये ड्रग मैं दूंगा पेशेंट को तो क्या होगा? जब ये ड्रग मैं दूंगा पेशेंट को तो क्या होगा? जब वो ड्रग उसकी बॉडी में जाएगी तो सारी क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वो ब्लड के जरिए उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगी और हर जगह पे जाके उस सेल को पकड़ने लगेंगी, जो कौन से सेल होंगे? CD20 एंटीजन वाले सेल। और CD20 एंटीजन वाले सेल कैसे होंगे? एबनॉर्मल सेल होंगे। और जैसी एंटीबॉडीज, तुम्हें पता है ना, एंटीबॉडीज हमने पढ़ा था क्या करती हैं? किलिंग को फैसिलिटेट करती हैं। जब वो एक दफ़ा जाके उस सेल के साथ अटैच हो जाएंगी तो या तो वो मैक्रोफेज को बोलेंगी भाई ये रहा तुम्हारा टारगेट, मारो उसको आगे, ठीक है? या फिर वो क्या करेंगी, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब तुम याद करो, मैं तुम्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के, एक तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। एक बात मैं तुम्हें और बताता हूँ। याद करो हमने HIV पढ़ा था, याद आ रहा है? HIV होस्ट सेल से अटैच कैसे होता है बताओ? एक उसके बाद एंटीजन थी GP120, याद आ रहा है? मैं अगर कोई ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दूं जो GP120 के साथ जाके अटैच हो जाए तो बताओ क्या वायरस होस्ट सेल से अटैच हो पाएगा? और जब वो होस्ट सेल से अटैच नहीं हो पाएगा तो क्या वो कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, फारिग हो गया। बात में आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, दो काम तो मैंने तुम्हें बता दिए। क्या क्या? एक तो ये इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रीट करने के लिए किसको? कैंसर को। दूसरा ये इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रीट करने के लिए किसको? वायरल इन्फेक्शन को। तीसरा, अगर कोई खातून कंसीव कर ले, कोई शादीशुदा खातून है और उसने कंसीव कर लिया, वो जो है प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको कैसे पता लगता है कि वो हो गई है प्रेग्नेंट? वो क्या करती है जब कोई शक होता है तो वो क्या करती है? वो एक किट मंगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी किट। ठीक हो गया? जब वो प्रेगनेंसी किट मंगाती है तो प्रेगनेंसी किट में क्या होती हैं?
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं भाई? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट? फीटल एंटीजन के अगेंस्ट। और फीटल एंटीजन क्या होता है? वो एंटीजन जो डेवलपिंग बेबी का एंटीजन है। और तुम्हें पता है जो मदर्स होती हैं वो अपने यूरिन के अंदर फीटल एंटीजन रिलीज कर रही होती है। तो अब वो क्या करेगी? वो प्रेगनेंसी किट मंगाएगी, अपने यूरिन के 2-4 ड्रॉप उसके ऊपर डाल देगी। अगर उसकी यूरिन में फीटल एंटीजन हुआ तो प्रेगनेंसी किट के अंदर क्या मौजूद है उसके लिए? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वो तो पकड़ लेंगी, और जैसे ही वो उसको पकड़ेंगी तो क्या होगा? वो उनको उसके अंदर वो लकीर नजर आना शुरू हो जाएगी। उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस तरीके से फर्ज करो एक आदमी है, उसको कोई कैंसर है, ठीक है, हमें शक हो रहा है, वो डॉक्टरों के पास गया, सिम्टम उसके सारे मैच कर रहे हैं कि वो कैंसर वाले सिम्टम है, खुदा ना खास्ता। मगर जब हम उसका CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, तो उसमें कुछ आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? तकरीबन जो सारे मेजर कैंसर हैं उनके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मार्केट में अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं? उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगाते हैं और उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को रेडियो लेबल कर देते हैं, यानी उसके साथ कोई ऐसा एटम लगा देंगे जो रेडियो एक्टिव एटम होगा। उसके बाद वो उसको इंजेक्ट करेंगे उस पेशेंट की बॉडी में और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे ताकि वो पूरी उसके बॉडी में फैल जाए। उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वो उसका एक स्कैन करते हैं जिसको हम बोलते हैं PET स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन। अब जब हम ये स्कैन करेंगे तो क्या होगा? ये स्कैन पूरी बॉडी का स्कैन होगा और ये स्कैन अगर वो रेडियो एक्टिविटी कहीं से शो हो रही है उसको कैच कर लेगा। तो हम स्कैन देखेंगे, हमें पता लग जाएगा इस जगह पे हमें रेडियो एक्टिव साइन मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पर वो कैंसर सेल मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी सिर्फ उसी कैंसर सेल के साथ अटैच होगी, किसी और सेल के साथ अटैच नहीं होगी। तो आप डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हो उसको। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? और किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? ड्रग डिलीवरी के लिए। आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ ड्रग अटैच कर दिया। ऐसे मार्केट में दवाएं मौजूद हैं, जैसे अभी मैंने आपको रिजुमिटैब के बारे में बताया। तो ये वो एंटीबॉडीज होती हैं जिनके साथ ड्रग्स भी होती हैं। अब ये एंटीबॉडी सिर्फ किस सेल से अटैच होगी? सिर्फ किस सेल से अटैच होगी? जिसके पास एंटीजन होगा। और जब ये उस सेल से जाकर अटैच होगी तो क्या करेगी? ड्रग उस सेल के अंदर डाल देगी डायरेक्ट। और जब ड्रग सीधी उसके टारगेट सेल में जाएगी तो क्या होगा? साइड इफेक्ट मिनिमम हो जाएंगे। वैसे तो तुम्हें बताया ना, ये जो कीमोथेरेपी करते हैं बेचारे जिनको कैंसर हो जाए या रेडियोथेरेपी करते हैं तो क्या होता है? उनके बाल उतरने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बार बार उल्टियाँ लग रही हैं, मोशन लग रहा है, बहुत बुरा हाल हो जाता है बेचारों का। ये अगर हम टेक्निक लगाएंगे तो क्या होगा? वो ड्रग सिर्फ उस सेल के पास जाएगी जिस सेल के पास वो एंटीजन मौजूद है। जैसे आपके गाइडेड मिसाइल होते हैं, वहीं जाके लगते हैं जहाँ पर आपने टारगेट किया। वो बात समझ आ रही है? अच्छा जी। तो ये ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अब चूंकि इतनी बड़ी डिस्कवरी है, इसीलिए जिन लोगों ने उसको बनाया था 1980s के अंदर, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सवाल ये पैदा होता है, जब ये इतनी काम की चीज़ है तो फिर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही अभी? जब इतने काम की है तो उसको फिर इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है इस वक्त। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है सस्ती हो जाए। जैसे जब मैं तुम्हारे इतना था तो हमारे हम पढ़ते थे मेडिकल में, सेकेंड ईयर में था, मुझे ऐसे याद आ रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, उसके वालिद साहब को स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू हुआ, वो उनका MRI कराने गया आगा खान कराची। और हम सोचते तो ज़माने में कि और ये MRI कराने आगा खान कराची गया है। और उस ज़माने में अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 2002 या 2003 की बात है, उसके वालिद साहब का 25,000 रुपये का स्कैन हुआ था। उस ज़माने में 25,000 रुपये आज तो समझो 2-2.5 लाख के बराबर हो गए। और हम सोचते थे कि और पता नहीं कभी हैदराबाद में MRI होगी नहीं होगी, कोई आएगा इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा, इतनी बड़ी मशीन लगाएगा, फिर MRI करेगा। आज हैदराबाद में 6 जगह पे MRI होती है,
और बहुत सस्ते पैसों में होती। तो जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ता है चीज़ें चीपर हो जाती हैं। ये पाकिस्तान वापडा एक एक्सेप्शन है। बिजली जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी महंगी होगी। बाकी पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उतना सस्ता हो जाता है, जहाँ महंगा हो जाता है। खैर बेटा बात में आ गई है। तो एक तो मसला ये है। दूसरा, इनको बनाने के लिए बड़ी वेल डेवलप्ड लैब्स आपको चाहिए। ये जो मैंने आपको कहा ना कि आपने ये सेल निकाला, रेड में डाल दिया, स्प्रिन निकाला, हाइब्रिडो बना लिया, ये ऐसा थोड़ी है कि मैंने कैंची से यूँ काटा, उसको यूँ मिलाया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। इसके लिए हमें बड़ी स्किल्ड वो लैब्स चाहिए। वो स्किल्ड लैब्स बनाना बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। तो इसके लिए अभी इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं है। फिर जैसे हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत इनके भी साइड इफेक्ट होंगे। कोई फ्लू हो जाएगा, कोई एलर्जी हो जाएगी, कोई रैश हो जाएंगे, कोई सर में दर्द हो जाएगा, बट इनके जो बेनिफिट हैं उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं। इसके जो बेनिफिट है उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ, स्टेज 4 कैंसर ट्रीट क्यों नहीं होता? वो कहते हैं ना कैंसर आखिरी स्टेज पे चला गया। तो वो आखिरी स्टेज वाले कैंसर ट्रीट क्यों नहीं होते? ज़रा बताओ मुझे। पूरी बॉडी में फैल जाते हैं ना, कहाँ कहाँ ट्रीट करेंगे उनको? मगर अगर ये टेक्निक एडवांस हो जाती है तो उनको बॉडी के किसी भी पार्ट में ढूंढ के मारा जा सकेगा। क्योंकि हम थोड़ी ढूंढेंगे, एंटीबॉडी ढूंढेंगी, खुद ढूंढेंगी और मारेंगी, पकड़ पकड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो हो सकता है आज से 20-25 साल बाद जब आप लोग प्रैक्टिकल फील्ड में होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस वक्त आप देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो। ठीक हो गया बेटा? बात समझ आ गई? ये हो गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखें कोई सवाल है तो बताएं। मैंने कहा कि आप वो जो एंटीबॉडी है ना, ड्रग अटैच कर देते हो उसके साथ, तो वो एंटीबॉडी जब एंटीजन से जाके अटैच होती है उसी वक्त वो ड्रग रिलीज होकर सेल में चली जाती है और फिर सेल को जाके जो तोड़ फोड़ करनी होती है वो तोड़ फोड़ कर देती है। ठीक हो गया?